नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रजीत और आप सभी का स्वागत है डी कोड आईएएस की यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो विजन पीटी 365 का इस साल के 2023 के प्रीलिम्स के लिए एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो एक ऐसा कोड है जो कि पर्सनल लॉज को डील करता है और ये जो कोड है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है। अब आप सभी को पता है ये चीज कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में होने की वजह से चीजें जस्टिशिएबल नहीं होती है, यानी कि आप इस मैटर को लेकर के या फॉर दैट मैटर कोई सा भी इशू हो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, अगर उसका पालन ना किया जाए तो आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते क्योंकि ये नॉन जस्टिशिएबल नेचर का है। लेकिन अगर कोई लॉ उसके कॉन्टेक्स्ट में बना हुआ है तो आप उस लॉ को इंप्लीमेंट कराते हुए इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल को अप्लाई करवा सकते हैं, यहाँ की जस्टिशिएबल बना सकते हैं। सो बेसिकली जस्टिशिएबल नेचुरली ये है नहीं, लेकिन ये बन सकता है अगर इसके ऊपर पार्लियामेंट लॉ लेकर के आती है तो। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये मैरिज, डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्जियनशिप, अडॉप्शन और इन तरह के तमाम पर्सनल लॉस को डील करता है। अब क्योंकि ये पर्सनल नेचर का है तो इसके लिए अलग अलग रिलीजन में अलग अलग उनके खुद के पर्सनल लॉज हैं। यानी कि हिंदू के लिए अलग मैरिज लॉज हैं, क्रिश्चियंस के लिए अलग हैं, मुस्लिम्स के लिए अलग हैं और इसी तरीके से अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग पर्सनल लॉज हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब अलग अलग पर्सनल लॉज होने की वजह से उनका आउटकम अलग होता है, उसका आउटकम अलग निकल कर आता है। इसके वजह से कुछ लोगों को दूसरे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में या दूसरे रिलीजन के कंपैरिजन में उतना जस्टिस या उतना इक्विटेबल जस्टिस नहीं मिल पाता जितना उनको अपने धर्म में मिलता है या अपने धर्म के अपने पर्सनल लॉज में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मुस्लिम पर्सनल लॉज में औरतों को बहुत नुकसान झेलना पड़ता है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रावधान, जो पॉलिसीज या जो सेफगार्ड्स हिंदू मैरिज लॉज में हैं या जो लिबर्टी हिंदू महिलाओं को दी गई है कि या तो आप अपने पर्सनल लॉज के लिए अपने हिंदू लॉज में जाएं या तो आप लोग सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लिबर्टी है ये लिबर्टी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जितना मुस्लिम लॉज में है। तो इशू ये है कि क्यों ना हम ये तमाम पर्सनल लॉज का एक यूनिफॉर्म लॉ लेके आए, इरेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू। अब ये बात बहुत सटीक लगती है क्योंकि हमारा जो देश है, हमारा जो संविधान है वो सेकुलरिज्म के बारे में बिलीव करता है। वो बिलीव करता है कि स्टेट जो है वो एक ही चश्मा पहने, उसके उस चश्मे के लेंस से उसको सारे धर्म एक जैसे दिखने चाहिए। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में पर्सनल लॉज के ऊपर भी अगर स्टेट लॉ बनाता है तो वो लॉ इरेस्पेक्टिव ऑफ विच एवर रिलीजन यू बिलोंग टू सब धर्मों के लिए एक तरह से अप्लाई होगा, जिससे हर एक महिला या हर एक आदमी जो भी जस्टिस पाना चाहता है, न्याय पाना चाहता है, अपने इन पर्सनल इश्यूज को लेकर के उन्हें वो इक्विटेबली मिलता रहे। लेकिन कई सारे धर्म के लोग इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है और यहीं से ये मुद्दा शुरू होता है कि क्या हम भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसी विषय को थोड़ा सा और डिटेल्स में देखते हैं हमारे पीडीएफ में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एक डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको समझने से पहले ज़रा सा इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम लोग दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक प्री इंडिपेंडेंस दैट इज़ 1947 से पहले और दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद। आज़ादी से पहले दोस्तों स्थिति कुछ ऐसी थी कि 1840 में ब्रिटिश सरकार ने एक लॉ ऑफ द लैंड रिपोर्ट के अनुसार इस्टेब्लिश किया कि यूनिफॉर्म लॉज जो हैं, जिस तरह से क्राइम या एविडेंस या कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होती हैं, वैसे ही पर्सनल लॉज के ऊपर भी यानी कि हिंदू और मुस्लिम्स के ऊपर भी एक जैसा लॉ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर जब उन्होंने डिबेट किया तो उन्होंने इंटेंशनली इन पर्सनल लॉज के एरियाज़ को अलग रखा, उनको उन्होंने टच नहीं किया। इसका कारण ये नहीं था कि हमारे धार्मिक सेंटिमेंट की तरफ रेस्पेक्ट दिखाते उन्होंने कुछ काम नहीं, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है कि उन्होंने इसलिए इंटरफेयर नहीं किया क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इंटरफेयर करते हैं तो देयर कुड बी अनदर काइंड ऑफ रिवोल्ट
जिससे उनको इंडिया में रूल करने में दिक्कत होती। 1941 में उन्होंने BN राव कमेटी का गठन किया, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हम हिंदू लॉ को कोडिफाई करेंगे जिससे वुमेन को इक्वल राइट्स मिले एज कंपेयर टू द काउंटर पार्ट्स मेल। पोस्ट इंडिपेंडेंस में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसके अंदर एक सब कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स हुआ करती थी, विच वॉज हेडेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस कमेटी ने ये डिसाइड किया दैट सिक्योरिंग यूसीसी को हासिल करना वॉज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। साफ तौर पे वल्लभ भाई पटेल ने ये कह दिया कि हम लोग जो हैं यूसीसी को फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं रख रहे हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी हम लोग स्पेशल मैरिज एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें सिविल मैरिज टू एनी सिटीजन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन को हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं, यानी कि इंटर रिलीजियन मैरिज को हम लोग प्रमोट करने लगे 1954 से। 55 से 56 के बीच में हम लोगों ने 4 हिंदू कोड बिल्स को पास करवाया। अंततः बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स में ये देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूसीसी को एडवोकेट कर रहा है, उसके फेवर में बात कर रहा है। अब समझते हैं कि यूसीसी जो है इसके ऊपर इतने दिनों के बाद फिर से चर्चा क्यों हो रही है। दोस्तों, एक प्राइवेट मेंबर्स बिल जो है जिसका टाइटल यूसीसी इन इंडिया बिल 2020 के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है राज्यसभा में। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को प्राइवेट मेंबर्स बिल पता है क्या होती है। अब यूसीसी नॉर्मल तौर पर यह रेफर करता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ सिविल लॉज विच आर एप्लीकेबल टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन देयर पर्सनल मैटर्स, जैसे शादी, डिवोर्स, कस्टडी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस। अब ये जो यूसीसी है दोस्तों, ये है आर्टिकल 44 में। अब आर्टिकल 44 जैसा हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है जो कि बाय नेचर नॉन जस्टिशिएबल होता है। लेकिन इस पर्सनल लॉ का जो टॉपिक है, ये जो पर्सनल लॉ का टॉपिक है दोस्तों, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, यानी कि इस पे यूनियन पार्लियामेंट भी लॉ बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी लॉ बना सकती है। यानी कि जैसा हम लोगों ने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि यूसीसी डिस्पाइट बीइंग अ डीपीएसपी, यूसीसी डिस्पाइट बीइंग अ नॉन जस्टिशिएबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर इसको एप्लीकेबल करना है इसको हमें लॉ के अनुसार पास करवाना पड़ेगा। अब करंट स्टेटस क्या है कि आज के तारीख में भारत में डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज़ के उनके खुद के पर्सनल लॉज कोडिफाइड हैं, जो कि बहुत सालों से कोडिफाइड हो रहे हैं। जैसे हिंदू पर्सनल लॉ के अंदर मैरिज एक्ट है, सक्सेशन एक्ट है, माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट है, अडॉप्शन है, मेंटेनेंस है। ये जो हिंदू शब्द यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, इट इंक्लूड सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। मुस्लिम्स के भी अपने पर्सनल लॉज हैं विच आर एक्सप्रेसली रिकग्नाइज्ड इन इंडिया, जैसे द शरीयत लॉ या शरीयत एप्लीकेशन एक्ट एंड द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। कुछ स्पेशल लॉज भी हमारे, जैसे सेक्युलर लॉज काइंड ऑफ, जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट और गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट। ये दोनों जो हैं ये रिलीजियस न्यूट्रल हैं। अब गोवा एकमात्र राज्य है भारत में जो कि यूसीसी को अपने स्टेट में कंप्लीटली अडॉप्ट कर लिया है। अब सवाल ये उठता है कि हम लोग बहुत सारे जजमेंट्स में, चाहे शाहबानो केस हो, चाहे जॉर्डन दीनदेव वर्सेस चोपड़ा हो, चाहे सरला मुदगल हो, हमने सरला मुदगल वाले केस में साफ तौर पे देखा है। इवन मिस जॉर्डन दीनदेव वर्सेस SS चोपड़ा वाले केस में भी हमने साफ तौर पे देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को ऑन मैरिज ऑन डिवोर्स, इसको पार्लियामेंट से कह रही है कि वो एक लॉ फ्रेम करे। द सेम थिंग वॉज रिटरेटेड इन दिस सरला मुदगल केस, जहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो है पार्लियामेंट एक यूसीसी पे लॉ फ्रेम करे जिससे इंडिया की नेशनल इंटीग्रेशन और आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शंस जो है वो कम हो जाए और नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो बढ़ जाए।
तो पोर्टुगीज़ ने भी कुछ सिविल कोड्स जो हैं, अगर हम लोग हिस्ट्री में जाएं, थोड़ा सा डेल्व इन करें, अगर हम लोग हिस्ट्री में थोड़ा सा अपने आप को झोंकें, तो हिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे बहुत सारे सेकुलर लॉज थे, जैसे पोर्टुगीज सिविल लॉज which was applicable irrespective of the religion and of ethnicity of the community. पोर्टुगीज कोड जो है हालांकि कंप्लीटली यूसीसी का रेप्लिकेशन नहीं है, लेकिन फिर भी यूसीसी को अप्लाई करने के लिए हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे कुछ गाइडलाइंस, कुछ किताबें ऑलरेडी हैं, कुछ कोड्स ऑलरेडी हमारे पास हैं. सो टेक्निकली स्पीकिंग अगर ये हम लोग देखें कि यूसीसी जो है वो हमारे नेशनल इंटीग्रिटी को मजबूती देती है, वो फ्रेटर्निटी को जो है मजबूती देती है. एट द सेम टाइम वो डीपीएसपी में जो साइंटिफिक टेम्पर की बात करी गई है इसको भी प्रमोट करती है, क्योंकि आज भी हम लोग जो धर्म के नाम पे बटे हुए हैं, हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रिलीजन जो है इसका साइंटिफिक बैकिंग क्या है. हमें समझना पड़ेगा कि डिवोर्स, मैरिजेस, इन सब पे ऊपर अगर हम लोग इनडिस्क्रिमिनेटली लॉज को अप्लाई करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा एक साइंटिफिक तरीका होगा जस्टिस को अटेन करने का. तो एक तीर से हम दो निशाने लगा सकते हैं, एक तो यूसीसी अंडर आर्टिकल 44 डीपीएसपी और एक और डीपीएसपी विच इज़ साइंटिफिक टेम्पर. आपको इस तरीके से चीज़ों को इंटर रिलेट करना है. तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ चुका है. हम लोग अगली वीडियो में एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.